हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सलाउद्दीन खान और जो नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसका दूसरा पार्ट, उसके दूसरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन लेकर के आपके सामने आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's लॉयल्टी। आगे लिखा होगा, चलिए पहले इतने को पढ़ लेते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जब 1994 को साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ तो नेल्सन मंडेला ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद उन्होंने जो स्पीच दी उसमें उन्होंने कहा कि हम आज़ाद तो हो गए हैं, हमने राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली है, लेकिन हम इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने लोगों को दूसरी तरह की स्वतंत्रताएं भी प्राप्त करवाएंगे, जो कि आज़ादी है गरीबी से, डिप्रिवेशन से, सफरिंग से। सारी आज़ादियाँ, सारी लिबर्टीज, सारी फ्रीडम्स हम प्राप्त करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि बहुत लंबा समय नहीं हुआ है कि हम आउटलॉज थे, हम लोग निष्कासित लोग थे, और जो प्रशासन था, जो अंग्रेज़ों का शासन था, उसमें ऐसे लोगों को जेल में डाल कर रखा जाता था जो आज़ादी के लिए लड़ते थे। लेकिन अब वे आज़ाद हो चुके हैं। तो देखिए, उन्होंने बताया कि उन्होंने शपथ ली और उसके बाद वो बता रहे हैं कि क्या हुआ वहाँ पर। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षणों के बाद, मोमेंट्स क्षण, कुछ लम्हों के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम सब ने लिफ्टेड मीन्स उठाना, आवर आइज अपनी आंखों को ऊपर उठाया, इन ओ एक रिस्पेक्ट के साथ, एज ए स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, क्योंकि एक बहुत ही दर्शनीय, स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है दर्शनीय, देखने योग्य। एज ए स्पेक्टेकुलर अरे मीन्स ग्रुप ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीकन जो जेट्स थे, जो विमान थे, जिस तरह से अपने यहाँ इंडिया में लाल किले के सामने से 15 अगस्त और 26 जनवरी को परेड होती है, और परेड के बाद में जो वहाँ पर एक एयर शो होता है, हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन्स वहाँ पर तिरंगा बनाते हुए निकलते हैं, उसी तरह का सीन वहाँ पर भी था। अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, एक ग्रुप ऑफ साउथ अफ्रीका के जेट जो विमान थे उनका, हेलीकॉप्टर्स का, एंड ट्रूप कैरियर्स, ट्रूप कहते हैं फौजी दस्तों को, जो फौज के ग्रुप्स होते हैं, आर्मी की जो टुकड़ियां होती हैं उनको कहते हैं ट्रूप कैरियर्स। और कुछ जो एरोप्लेन्स होते हैं वो बड़े बड़े एरोप्लेन्स होते हैं और वो ट्रूप्स को कैरी करते हैं, यानी टुकड़ियों को, फौज की टुकड़ियों को, फौज के फौजियों को कैरी करके ले जाते हैं युद्ध क्षेत्र में। इस तरह के विमान भी थे। रोड, ऊपर से गरजते हुए निकले, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, और वो एक फॉर्मेशन में निकले, एक आकार बनाते हुए। एक विमान आगे चल रहा है, दो उसके बराबर में थोड़ा पीछे, फिर दो उनके बराबर में थोड़ा पीछे, तो एक फॉर्मेशन, एक आकार बनाते हुए निकले ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। वहाँ जो यूनियन बिल्डिंग्स है, वहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ ऊपर से निकले। It was not only a display of pinpoint precision, it was not only a display, ये एक डिस्प्ले यानी प्रदर्शन, ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं था, ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, पिन पॉइंट का मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही, प्रिसीजन का मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी, एकदम सही तरीके से, जो परफेक्शन है। एंड मिलिट्री फोर्स, ये जो पहले परेड हुई, सबने सैल्यूट किया, उसके बाद जेट्स निकले ऊपर से, तो ये सिर्फ इस कलाकारी का, या एक जो पिन पॉइंट प्रिसीजन है कि हम बिल्कुल सही तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। एरोप्लेन से सही फॉर्मेशन में उड़ते हुए गए और बिल्कुल इधर उधर नहीं थे, बिल्कुल एक्यूरेसी का ये प्रदर्शन नहीं था। एंड मिलिट्री फोर्स, और ये आर्मी की जो बल है, सुरक्षा बल है, उसका प्रदर्शन नहीं था, बट आ डिमॉन्स्ट्रेशन, बल्कि एक प्रदर्शन था। देखिए यहाँ पर दो शब्द आए हैं प्रदर्शन के लिए, एक तो डिमॉन्स्ट्रेशन है
और एक डिस्प्ले, इनके एक दूसरे के ये पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब भी प्रदर्शन करना और डिस्प्ले का मतलब भी प्रदर्शन करना। तो बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ए मिलिट्रीज, बल्कि एक तरह का प्रदर्शन था किस चीज़ का, मिलिट्रीज, आर्मी मिलिट्रीज लॉयल्टी, आर्मी की, सेना की जो वफादारी है, लॉयल्टी मीन्स वफादारी, टू डेमोक्रेसी, किसके प्रति, लोकतंत्र के प्रति। वो जो एरोप्लेन्स उड़ करके गए एक परफेक्ट फॉर्मेशन में, वो जो परेड हुई, वो जो सबको सैल्यूट करते थे फौजी, वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इट वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, मिलिट्री की जो लॉयल्टी है, की जो वफादारी है डेमोक्रेसी के प्रति। मतलब वही आर्मी, वही मिलिट्री जो अभी तक अंग्रेज़ों के हुक्म पर चलती थी, वो अब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार के हुक्म का पालन करेगी, उनके आज्ञा का पालन करेगी। तो ये उनकी लॉयल्टी का प्रदर्शन था, उनकी वफादारी का प्रदर्शन था डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के प्रति। और किसके प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति उनकी वफादारी का प्रदर्शन था। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और वो सरकार जिसको चुना गया था फ्रीली, फ्रीली का मतलब बिल्कुल आज़ादी के साथ, सभी ने अपने आज़ादी के साथ मतदान किया था, एंड फेयरली, और उसमें कोई घपला या कोई बेईमानी नहीं हुई थी। ऐसी सरकार के प्रति अपनी लॉयल्टी का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे ये फौजी और ये एरोप्लेन्स, सारी फोर्सेस। ओनली मोमेंट्स लेटर, देखिए ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of the South African Defense Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. देखिए, ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षणों पहले, मोमेंट्स मीन्स क्षण या पल या लम्हे, कुछ ही लम्हों, कुछ ही पलों पहले, द हाईएस्ट जनरल्स, जो सबसे ऊंचे, हाईएस्ट मीन्स सबसे ऊंचे, सबसे बड़े जो जनरल्स थे आर्मी के, जो पदाधिकारी थे, ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका की जो सुरक्षा बल हैं, डिफेंस माने सुरक्षा, फोर्स माने बल, एंड पुलिस, और पुलिस बल के जो जनरल्स हैं, देयर चेस्ट बिडेक्ट, और उनके सीनों पर, बिडेक्ट का मतलब से सजे हुए थे, विद रिबन्स, उन जैसे जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं, जनरल्स होते हैं, उनके सीने पर जो मेडल्स लटके होते हैं, छोटे छोटे फीतों से नीचे लटके रहते हैं, तो उनके जो चेस्ट थे, उनके जो सीने थे, बिडेक्ट विद मतलब वो सजे हुए थे, रिबन्स उन फीतों से, एंड मेडल्स, और उन मेडल्स से, फ्रॉम डेज गॉन बाई, जो मेडल्स पिछले दिनों उनको मिले थे पुरानी सरकार में, यानी जो अंग्रेज़ों की सरकार थी उसमें उनको वो मेडल्स मिले हुए थे। इसका एक अर्थ यहाँ पर ये भी है कि जब नई सरकार बन गई तो ऐसा नहीं किया गया कि पुरानी सभी चीज़ों को फेंक दिया गया या उन पुरानी चीज़ों से नफरत करना शुरू कर दिया हो, नहीं, बल्कि उनको भी सम्मान दिया गया। वो उन्हीं पुराने मेडल्स को अपने सीने पर सजाकर नई सरकार को सैल्यूट कर रहे थे। गॉन बाई, उन पुराने दिनों के द्वारा दिए गए मेडल्स थे। सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, सलाम किया। एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे वफादार रहेंगे, अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की कि मैं लोगों के द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार के प्रति वफादार रहूँगा, इस बात की प्रतिज्ञा की हर एक जनरल ने। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल का मतलब होता है भूल जाना, मैं भूला नहीं था, ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य को, फैक्ट माने तथ्य, सच्चाई को, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि ऐसा बहुत समय पहले की बात नहीं है, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, कि वे लोग मुझे सलाम नहीं करते थे, सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि
अरेस्ट कर लेते थे। बहुत लंबे समय पहले की बात नहीं है जब यही जनरल्स, यही पुलिस ऑफिसर्स उन्हें यानी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोगों को सैल्यूट करने की तो बात छोड़ दीजिए बल्कि अरेस्ट करते थे, डंडे भी मारते थे। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, देखिए, फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। देखिए, फाइनली, अंततः, अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला एक तरह के एरोप्लेन्स का नाम है, जेट प्लेन्स का नाम है। उनका एक शेवरन वी शेप में बनाते हुए, एक आकार में उड़ते हुए, लेफ्ट अ स्मोक, उसने छोड़ा, लीव लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स छोड़ना, अ स्मोक ट्रेल, धुएं की एक लाइन, स्मोक ट्रेल धुएं की एक लाइन, ऑफ द ब्लैक, और वो धुआं किस तरह का था, काला, रेड लाल, ग्रीन हरा, ब्लू नीला, गोल्ड सुनहरा, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और ये कलर्स किस चीज़ के थे, ये कलर्स जो थे नए साउथ अफ्रीका के नए फ्लैग के कलर्स थे। देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरह से जो जनरल्स हैं वो सैल्यूट करते हुए जा रहे हैं और जो आर्मी है वो उनको परेड करती हुई जा रही है और सलाम करते हुए, सैल्यूट करते हुए जा रही है। और यहाँ पर नेल्सन मंडेला इस बात को भी याद कर रहे हैं कि बहुत लंबे समय की बात नहीं है, ये लोग उनको अरेस्ट कर लेते थे और उन पर जुल्म करते थे, उनको जेल में डाल देते थे। लेकिन डेमोक्रेसी की ये जीत है, लोगों की ये जीत है कि अब ये सभी लोग सैल्यूट करते जा रहे हैं और इनडायरेक्टली वो ये भी बता रहे हैं कि ये सैल्यूट किसी पर्सन को नहीं है, ये डेमोक्रेसी को सैल्यूट है, डेमोक्रेसी के प्रति अपनी लॉयल्टी को दिखाते हुए लोग जा रहे हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। ऑन द डे of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created of racial domination, the structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own eighth decade as a man, the system had been overturned forever and replaced by one that organized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। देखिए, वन ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन, यानी जिस दिन उद्घाटन होने वाला था, जिस दिन उद्घाटन था, जिस दिन शपथ लेनी थी, जिस दिन ली गई, उस दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है कोई भाव जब किसी व्यक्ति के मन पर बहुत छा जाता है, कोई बात, कोई एहसास, कोई फीलिंग बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है तो उसको कहते हैं ओवरवेल्म्ड विद दैट फीलिंग। तो वो कह रहे हैं आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं पूरी तरह से भरा हुआ था इस एहसास से। अब किस तरह का एहसास था, इतिहास का एहसास। जो भी सैकड़ों वर्षों से वो लड़ रहे थे, अपने पूरे जीवन भर, 80 साल के हो गए हैं नेल्सन मंडेला, वो अपने जीवन भर जो लड़ाई करते रहे आज़ादी के लिए, उस आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जो संघर्ष हुए, पूरा इतिहास उनके दिमाग में सर्कुलेट कर रहा था, घूम रहा था, इको कर रहा था। इट वॉज रिजोनेटिंग इन हिज माइंड। देखिए, इन द फर्स्ट डेकेड, पहले दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के, यानी 1910, 1 से लेकर के 10 की बात कर रहे हैं। डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार, कुछ समय बाद, कुछ वर्षों के बाद, A few years after a bitter Anglo-Boer war, एंग्लो-बोअर अंग्रेज़ों और बोअर के बीच में जो वार हुआ था, युद्ध हुआ था, उसके कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद,
एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे अपने स्वयं के जन्म से थोड़ा पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, जो सफ़ेद स्किन वाले लोग थे साउथ अफ्रीका के। देखिए साउथ अफ्रीका में दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं, कुछ वाइट स्किन्ड थे वहाँ पर और कुछ डार्क स्किन्ड थे। तो जो वाइट स्किन्ड लोग थे, पीपल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे पीपल जहाँ पर लोग मीनिंग होता है वहाँ पर पीपल अपने आप में ही प्लूरल है, लेकिन किसी देश या कम्युनिटीज़ की बात करेंगे, बड़े बड़े भूभाग पर रहने वाले तमाम लोगों की बात करेंगे तो पीपल्स आएगा। जैसे अगर पीपल्स ऑफ यूरोप हम कह सकते हैं, जब हम पीपल्स ऑफ यूरोप कहते हैं तो इसका मतलब कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो यहाँ पर कम्युनिटीज़ की बात हो रही है, जो वाइट स्किन्ड कम्युनिटीज़ थी ऑफ साउथ अफ्रीका की पैच्ड अप, उन्होंने समझौता कर लिया, उन्होंने जो विवाद था उसको समझौते में एक समझौता कर लिया। देयर डिफरेंसेस, अपने बीच में जो डिफरेंसेस थे, जो अंतर थे, जो मतभेद थे, उनको पैचअप कर लिया, उससे समझौता कर लिया। एंड इरेक्टेड, और खड़ा कर दिया, इरेक्ट मीन्स खड़ा करना, अ सिस्टम एक व्यवस्था को, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जहाँ पर जात के आधार पर डोमिनेशन था, लोग हावी हो जाते थे, एक जात के लोगों को दूसरे जो जात के लोगों को पर हावी होना था। अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, किसके खिलाफ उनको हावी होना था? जो डार्क स्किन के लोग थे, जो काली त्वचा वाले लोग थे, ऑफ देयर ओन लैंड। यानी साउथ अफ्रीका में ये हुआ कि जो डार्क स्किन लोग थे और जो वाइट स्किन लोग थे, शुरुआत में उन्होंने विरोध किया अंग्रेज़ों के खिलाफ एक साथ मिल करके, लेकिन चूंकि अंग्रेज़ भी वाइट स्किन थे तो जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन लोग थे उन्होंने ये सोचा ये तो हमारी तरह दिखने वाले लोग हैं, इसलिए उन्होंने पैचअप कर लिया अंग्रेज़ों से और वो मिल गए अंग्रेज़ों के साथ और जुल्म करने लगे अपने ही देश के रहने वाले डार्क स्किन लोगों के ऊपर। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो ताना बाना, जो एक ढांचा, स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा। दे क्रिएटेड, जो उन्होंने बनाया, जो ढांचा उन्होंने बनाया, जो व्यवस्था उन्होंने बनाई। फॉर्म्ड द बेसिस, ये इसने बनाया एक आधार, बेसिस फॉर्म का मतलब बनाना, द बेसिस एक आधार, ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, किस तरह का आधार? एक सबसे ज़्यादा क्रूर, मोस्ट इनह्यूमन, सबसे ज़्यादा अमानवीय सोसाइटीज़, दुनिया में जितनी भी अमानवीय सोसाइटीज़ रही होंगी उनमें से सबसे ज़्यादा अमानवीय सोसाइटीज़ में से एक का निर्माण किया। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिससे कि दुनिया इससे पहले नहीं जानती थी। इस तरह का एक जुल्म के आधार पर, जात पात के आधार पर, रंग भेद के आधार पर एक व्यवस्था की स्थापना की। इसको फिर से देखते हैं। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, वह व्यवस्था, वह ढांचा जो उन्होंने बनाया। फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़, उसने एक आधार प्रदान किया सबसे ज़्यादा हार्शेस्ट, क्रूर, मोस्ट इनह्यूमन, सबसे ज़्यादा अमानवीय सोसाइटीज़, समाजों में से एक समाज का निर्माण किया। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिसने जितना कि ऐसे समाजों को दुनिया जानती थी उनमें से सबसे ज़्यादा इनह्यूमन और सबसे ज़्यादा हार्श सोसाइटी का निर्माण किया। नाउ इन द लास्ट डिकेड, अब जो कि अंतिम दशक है, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का, यानी 1990 से सन 2000 तक, ये जो नाउ इन द लास्ट डिकेड, अब अंतिम जो दशक है, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का, एंड माई ओन 8th डिकेड, और मेरा अपने जीवन का 8वां दशक है, यानी वो 80 साल के हो चुके हैं, उससे ऊपर की उम्र उनकी चल रही है। ऑन 8th डिकेड, यानी 70 साल के वो हो चुके हैं और 80-70 के बीच में चल रहे हैं। 8th डिकेड एज अ मैन, एक इंसान के, आदमी के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड। अब जब शुरुआत कहाँ से वो बता रहे हैं हुई थी सबसे ज़्यादा खतरनाक सोसाइटी बनाने की, पहले दशक में 20th सेंचुरी की, और समापन कहाँ पर होने जा रहा है? 20th सेंचुरी के अंतिम दशक में। हैड बीन ओवरटर्न्ड, इस व्यवस्था को अब उल्टा कर दिया गया है, ओवरटर्न कर दिया गया है, उल्टा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ओवरटर्न कर दिया गया है। फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड, और इसकी जगह पर ला दी गई। रिप्लेस का मतलब एक जगह पर कोई दूसरी चीज़ लाना। बाय वन, एक ऐसी व्यवस्था के द्वारा इसको रिप्लेस किया गया है, दैट रिकॉग्नाइज्ड, जो
पहचानती थी, सम्मान देती थी, जो मान देती थी, मान्यता देती थी द राइट्स माने अधिकारों को, एंड फ्रीडम्स और आज़ादियों को, ऑफ ऑल पीपल्स हर तरह के, हर समुदाय के लोगों की अधिकारों को और आज़ादियों को मान्यता देती थी। एक ऐसी व्यवस्था ला दी गई है पुरानी क्रूर व्यवस्था के स्थान पर, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। और ये तमाम, रिगार्डलेस का मतलब ध्यान में न रखते हुए, ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, किसी भी व्यक्ति की त्वचा के रंग को ध्यान में न रखते हुए, उनके आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए नई व्यवस्था रिकग्नाइज करती है अधिकारों को और आज़ादियों को हर तरह के लोगों के, हर तरह, चाहे किसी भी स्किन के लोग हों, किसी भी कास्ट क्रीड के लोग हों, उन सबको इक्वल माना जाता है। तो जब इन्होंने नई सरकार की व्यवस्था की तो उसमें पुरानी चीज़ों से उन्होंने नफरत नहीं की, पुरानी बुरी चीज़ों से ज़रूर नफरत की, लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि फिर क्या हुआ था कि युद्ध जो हुआ एंग्लो बोअर वार, उसके बाद अफ्रीका के जो वाइट स्किन्ड लोग थे, सफ़ेद त्वचा के लोग थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ पैचअप कर लिया और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिससे डार्क स्किन्ड लोगों के ऊपर बहुत जुल्म किया गया। और अब वो कह रहे हैं जब 20वीं सेंचुरी का अंतिम दशक आ गया है, 1990 से 2000 के बीच, सन 2000 के बीच, तो अब उस व्यवस्था को पूरी तरह से और हमेशा के लिए ओवरटर्न कर दिया गया है और नई व्यवस्था ला करके उसके स्थान पर रिप्लेस कर दी गई है। और नई व्यवस्था रिकग्नाइज करती है अधिकारों को और आज़ादियों को हर तरह के कम्युनिटीज़ के लोगों के, और बिना किसी रंग भेद के, उनके रंग क्या है, उनकी स्किन का, इसका कोई ख्याल न किए, उसके ख्याल किए बगैर हर तरह के लोगों को समानता का अधिकार देती है।